नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कैपेसिटर्स और कैपेसिटर्स का। आज है लेक्चर नंबर 4 जिसको हम करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं एक बार जरा देख लेते हैं। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक्स, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स, और फिर एंड में हम बात करेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। यानी कि उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन डाइलेक्ट्रिक्स में भी होगा, तो वो क्या होगा ये इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो दिल थाम के बैठिएगा, डाइलेक्ट्रिक्स का पूरा आज कच्चा चिट्ठा आज हम इस लेक्चर में खोलने वाले हैं भाई। डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पूरा डिस्कशन आज इस लेक्चर में होगा। तो चलिए भाई करते हैं शुरुआत। चलो, डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं इसको देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे एक टाइप के इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर को ही हम डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स विदाउट कंडक्शन। विदाउट कंडक्शन मतलब विदाउट चार्ज मूविंग, यानी कि बिना चार्ज मूव किए अपने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाए। भाई इंसुलेटर में आपको पता है कि इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर सकता, तो अगर इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर सकता तो फिर क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे कि भैया ये इलेक्ट्रिकल अपने इफेक्ट्स को तो ट्रांसफर कर सकता है ना, अपने इफेक्ट्स को तो ट्रांसफर कर सकता है। तो जब बिना मूव किए चार्ज अपने इफेक्ट्स को ट्रांसफर कर सकता है, ऐसे मटेरियल्स को, जिन मटेरियल्स के अंदर ऐसा पॉसिबल है, ऐसे मटेरियल्स को हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं या फिर इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो भैया जी अब सुनो मेरी बात, डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं भाई मेरे, दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। पहले डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनकी एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है, जिनके पास डाइपोल मूवमेंट होती है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल लेवल पे इनके पास डाइपोल मूवमेंट होती है, डाइपोल मूवमेंट इन मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोला जाता है। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा HCl, H2O, ये हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की एग्जांपल है भाई, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। H2O का एग्जांपल याद करो, केमिस्ट्री में करते होगे, ठीक है ना। ये H2O बना दिया, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे इधर डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आता है ना। ऑक्सीजन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, याद करो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, लेकिन याद करवा रहा हूं। फिजिक्स की भाषा में नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होती है? डाइपोल मूवमेंट होती है। क्या होती है? डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना। और नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होती है? डाइपोल मूवमेंट होती है, ठीक है ना। तो इसके पास डाइपोल मूवमेंट होती है भैया, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिजिक्स के अकॉर्डिंग डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके पास डाइपोल मूवमेंट होती है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके पास डाइपोल मूवमेंट नहीं होती, जिनके पास डाइपोल मूवमेंट नहीं होती भैया। ऐसे डाइपोल्स को नॉन पोलर कहते हैं, हैव नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, हैव नो डाइपोल मूवमेंट, इनको नॉन पोलर कहते हैं भाई। मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मूवमेंट नहीं होती, डाइपोल मूवमेंट नहीं होती, ठीक है जी। तो जैसे कि H2 हाइड्रोजन, ठीक है ना, H2, तो इसका स्ट्रक्चर H और H सिंगल बॉन्ड H होता है, ठीक है ना। इसके पास कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना। मेरा मतलब यहां पे केमिस्ट्री आपको समझाना नहीं है, लेकिन मैं आपको यहां पे मेन बात बता रहा हूं कि पोलर और नॉन पोलर के बीच का फर्क। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनमें डाइपोल मूवमेंट मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनमें
डाइपोल मूवमेंट नहीं होती, जिनमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होती वो नॉन पोलर, जिनमें डाइपोल मूवमेंट होती है वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, ध्यान में रखना भाई, ठीक है ना। अच्छा, जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही दिखा सकते हो। इसमें ध्यान रखो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक ही जगह पे दिखा सकते हो और आप इनका सेंटर कोइंसाइड दिखा सकते हो। इनकी कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होती, ठीक है ना, कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होती। पोलर मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मूवमेंट होती है। इसमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक जगह नहीं दिखा सकते, इसमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग दिखाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, ठीक है ना, डू नॉट कोइंसाइड। तो इसके पास डाइपोल मूवमेंट होगी भाई, इसके पास डाइपोल मूवमेंट होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी भाई, ठीक है ना। पोलर के केस में, नॉन पोलर में डाइपोल मूवमेंट क्या होगी भाई, डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस जीरो है, तो ये क्या आ गया, डाइपोल मूवमेंट क्या आ गई, जीरो आ गई। तो ध्यान रखना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे दिखा सकते हैं और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग दिखाते हैं। इनके पास डाइपोल मूवमेंट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, नहीं, इसमें करता है, करता है, समझे, समझ गए सर, समझ गए, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, आगे आ जाओ। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक्स में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक्स में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं एक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मान लिया एक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक जी। तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अभी के लिए मैं कोइंसाइड मान लेता हूं, अभी के लिए मैं इनको कोइंसाइड मान लेता हूं, ठीक है ना, कि ये कोइंसाइड कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिखाया है, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक दिखाया है, ठीक है ना। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, कोइंसाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं इसमें क्या करता हूं, एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं। अब इसमें मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इसमें बाहर से मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा देता हूं, इसमें बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई, लगा दी गई, लगा दी गई, ठीक है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, देखो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये डाइलेक्ट्रिक है भैया, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक में ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, समझ गए, ओके। अब मैंने इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, याद करो, याद करो, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, इधर, इधर, अरे गिर जाएगी, अरे भागा, 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 याद है ऐसा, सेठ जी मैं आ गया, सेठ जी, चलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है अब वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग हो जाएंगे। कैसे अलग अलग होंगे, सुनो जरा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे हैं, दिख रहे हैं, अभी तो कोइंसाइड कर दिखाए हैं मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पॉजिटिव चार्ज जो है वो उधर ही फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव में ऑपोजिट लगेगा।
तो थोड़ी देर बाद ये आपको ऐसे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद ये ही मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। सर कैसे, बनाओ तो सही। ऐसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे भैया, अलग अलग कर देंगे। समझ पा रहे हो, अलग अलग कर देंगे। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पहले कोइंसाइड कर रहे थे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगा, फोर्स लगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव चार्ज को उधर धकेला, नेगेटिव चार्ज को उधर धकेला, तो ये अलग अलग हो गए। क्या हो गए, अलग अलग हो गए। क्या हो गए, अलग अलग हो गए। समझ में आया, अलग अलग हो गए भैया, अलग अलग हो गए। ठीक है ना। तो ड्यू टू, यहां पे हम लिखेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड centers of positive and negative charge, positive and negative charge displaced, इनकी वजह से इनके जो सेंटर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, वो क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए भैया, डिस्प्लेस हो गए, अलग अलग हो गए। क्या हो गए, अलग अलग हो गए। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अच्छा जी, अब इसको कहते हैं पोलराइजेशन, इसको कहते हैं क्या, पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। भैया ये पहले नॉन पोलर था, ये पहले नॉन पोलर था, अब ये अलग अलग हो गए, मतलब इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन कहते हैं बेटा चार्जेस का अलग अलग होना, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। चार्जेस का अलग अलग होना, इसको कहते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। यहां देखो बुलावा है पढ़ाई का। देखो भैया, देखो एक्सटर्नल फील्ड इधर लगाई, हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है भैया। अंदर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है। इसको बोलोगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलोगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, IEND, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, या फिर बोलोगे पोलराइजेशन, और बोलोगे पोलराइजेशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, पोलराइजेशन की वजह से है। इसको EP भी बोल सकते हैं, EP भी बोल दो, और फिर E इंड्यूस्ड भी बोल दो, कि इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से या पोलराइजेशन की वजह से, एक ही बात है बेटा। चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, डेवलप हो रहे हैं चार्जेस, तो इसको इंड्यूस्ड चार्जेस भी बोल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। EP या E इंड्यूस्ड, EP या E इंड्यूस्ड, EP या E इंड्यूस्ड। अब आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई भैया। अरे ध्यान से सुन लो मेरी बात, समझो, बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में समझा रहा हूं मैं कि क्या मैं बोलना चाहता हूं। अरे भैया सुनो, EP ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हुई, एक्सटर्नल उधर लगाई थी, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हुई, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। ठीक है ना। EP या E इंड्यूस्ड ऑपोजिट टू E एक्सटर्नल, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। इसी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है।
ठीक है ना। इसी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब आ रही है वो बात जो हमने, ध्यान से सुनना भाई, दिल थाम के बैठना। अब आ रही है वो बात जो हमने कूलम्स लॉ में देखी थी। कूलम्स लॉ में दो चार्जेस के बीच का फोर्स वैक्यूम में अगर है, अगर हम उसको किसी मीडियम में ले गए तो उस फोर्स में चेंज आता था। क्या करते थे, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करते थे। क्या करते थे, डिवाइड करते थे। मैं कहता था कि भैया वैक्यूम से, मैं क्या, कोई भी कहता है कि वैक्यूम से अगर आप दूसरे मीडियम में लेके जाओगे तो फोर्स कम हो जाता है, F की जगह F/K हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है। यही चीज है, यही कारण है। कारण समझ में आ रहा है, यही कारण है भैया, यही कारण है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से नेट फील्ड कम हो जाती है या नेट फोर्स कम हो जाता है। ठीक है जी, यही कारण है कि भैया मोरे, कि भैया इधर एक्सटर्नल फील्ड लगाई है हमने और इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दिखा दो थोड़ा सा रफ में, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो गई है। तो नेट जो फील्ड है, नेट जो फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड कितनी है, E, तो E में से E इंड्यूस्ड घटाओगे तो जो नेट फील्ड बचती है वो बचती है E/K, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है भाई, समझ में आ रहा है, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आया। पोलराइजेशन की वजह से या इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से नेट फील्ड माइनस होके E/K रह जाती है, नेट फील्ड माइनस होके E/K रह जाती है, E/K रह जाती है, E/K रह जाती है। समझे, समझ गए भैया, समझे कि नहीं समझे, नेट फील्ड E/K रह जाती है। सिमिलरली इन कूलम्स लॉ, सिमिलरली अब कूलम्स लॉ की बात आ गई है। जब चार्जेस को वैक्यूम में रखा है, मान लो ये चार्जेस को वैक्यूम में रखा है भाई, क्या रखा है, वैक्यूम में, ठीक है ना, तो ये वैक्यूम है, तो वैक्यूम में जो फोर्स है वो कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। और इसको अगर हम किसी मीडियम में ले गए, इसको अगर हम किसी मीडियम में ले गए, किसी और मीडियम में ले गए, तो भैया ये जो फोर्स हो जाता था वो F/K हो जाता था भैया, F/K हो जाता था, F डैश बोलते थे इसको हम, या F नेट बोल लो, आप इसे F नेट बोल लो, कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब कम हो गया, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गया। यह किसकी वजह से हुआ, अब याद आया, मीडियम पोलराइजेशन। ये जो बीच का मीडियम है ये पोलराइज हो गया, यानी कि जिस भी मीडियम में रखेंगे उस मीडियम का पोलराइजेशन हो गया, उस मीडियम में इंड्यूस चार्जेस डेवलप हो गए, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। ड्यू टू, क्या बोलोगे आंसर, मीडियम पोलराइजेशन, ड्यू टू मीडियम पोलराइजेशन। बैठ गया भैया, मैं बैठ गया, दिख रहा है, दिख रहा है, ड्यू टू मीडियम पोलराइजेशन, मीडियम के पोलराइजेशन की वजह से नेट फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई। तो E माइनस ई इंड्यूस्ड E/K, E माइनस ई इंड्यूस्ड क्या बनेगा, E/K, E माइनस ई इंड्यूस्ड क्या बनेगा, E/K। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया भाई, ठीक है। तो ये ध्यान में रहना चाहिए भैया, ये ध्यान में रहना चाहिए कि भाई ये हुआ है, ठीक है ना, ये हुआ है, तो दैट शुड बी रियली रियली क्लियर टू यू, ठीक। E माइनस ई इंड्यूस्ड, इसको बोलेंगे E/K। तो अगर किसी को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, तो E माइनस E/K, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, ठीक है ना, उसको उधर ले जाओ, तो इंड्यूस्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से आ रही है E माइनस ई बाई के बन गया, या फिर इसको बोल दो E कॉमन लेके 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है ना, 1 माइनस 1 बाई के। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है बेटा? वैक्यूम में, ठीक है ना, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है? वैक्यूम में। और ये नेट फील्ड है, ये है नेट फील्ड इन मीडियम। ध्यान देना, ध्यान देना भाई, मेरी बात का ध्यान देना, मैं आपको पूरा समराइज करता हूं। वैक्यूम में क्या फील्ड है? ई, वैक्यूम में जो हमने लगाई है, ठीक है ना। मीडियम में ई बाय के, मीडियम में ई बाय के, तो ई 1 माइनस 1 बाय के, इसकी ये किसकी वजह से है? ये ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ये ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक है ना, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। लगाई कितनी है वैक्यूम में? ई। मीडियम में कितनी है? ई बाय के। और ये फील्ड किसकी वजह से? इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। ये फील्ड किसकी वजह से? इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। ई 1 माइनस 1 बाय के की वैल्यू पुट कर दो, इंड्यूस्ड चार्जेस की फील्ड आ जाएगी, ठीक है ना। के की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास इंड्यूस्ड चार्जेस की फील्ड आ जाएगी, इंड्यूस्ड चार्जेस की फील्ड आ जाएगी। खत्म, खत्म। चलो, ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी, ठीक है ना, मेरी जुबानी। पूरा समझ में आया? अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होगा अब इंड्यूस्ड चार्जेस का? अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा इंड्यूस्ड चार्जेस का। मान लो किसी कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक लगा दिया, किसी कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक लगा दिया हमने। एक प्लेट को, ये देखो, कैपेसिटर के अंदर हमने डाई इलेक्ट्रिक लगा दिया। क्या लगा दिया सर? डाई इलेक्ट्रिक लगा दिया। ये लो, लगा दिया कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड इनसाइड कैपेसिटर। कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक लगा दिया अंदर, और इधर वाली प्लेट को कर दिया पॉजिटिव चार्ज। वैसे तो अंदर की तरफ दिखाते हैं चार्ज, लेकिन बस दिखाने के लिए मैंने यहां पे दिखा दिया। और नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहां पे दिखा दिए। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा कि इसमें चार्जेस, अब देखो ये एक्सटर्नल फील्ड हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव, प्लस से माइनस क्या डेवलप होती है? एक्सटर्नल फील्ड डेवलप होती है। तो ये एक्सटर्नल फील्ड हो गई ई, ठीक है ना, ये हो गई एक्सटर्नल फील्ड ई, पॉजिटिव से नेगेटिव। उसकी वजह से मीडियम का पोलराइजेशन हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव आए। क्या आए? नेगेटिव पॉजिटिव आए, नेगेटिव पॉजिटिव आए। ये कौन से चार्जेस हैं? ये तो चार्जेस हमने दिए, ठीक है ना, ये तो हमने दिए, ठीक है ना। Q जो है वो चार्ज स्टोर्ड ऑन प्लेट्स है, चार्ज स्टोर्ड ऑन प्लेट्स है। अब आप देखो यहां पे जिधर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास कौन सा चार्ज स्टोर हुआ है? ध्यान से देखो, नेगेटिव। कौन सा चार्ज? नेगेटिव। और जहां पे नेगेटिव चार्ज है, इधर देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास कौन सा चार्ज स्टोर हुआ है, इंड्यूस हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। तो इधर की सरफेस पे नेगेटिव क्यू इंड्यूस्ड है और इधर की सरफेस पे पॉजिटिव क्यू इंड्यूस्ड है। ध्यान देना मेरी बात का, इधर की सरफेस पे नेगेटिव क्यू इंड्यूस्ड है और इधर की सरफेस पे पॉजिटिव क्यू इंड्यूस्ड है। मतलब आप ऐसे दिखा सकते हो, दिखाने को कि भैया मेरे इधर की सरफेस पे प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है ना। और इंड्यूस्ड में उल्टा होगा, इंड्यूस्ड में उल्टा होगा, इधर नेगेटिव इंड्यूस होगा और इधर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। तभी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आएगी, है ना, तभी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आएगी। ये क्या है? क्यू, ये माइनस क्यू। ये क्या है? माइनस क्यू इंड्यूस्ड और ये क्या है? प्लस क्यू इंड्यूस्ड, ठीक है ना, प्लस क्यू इंड्यूस्ड। क्लियर हो रहा है ये बात?
ये बात क्लियर हो रही है भाई? ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। प्लस चार्ज हमने दिया और Q उसमें इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है ना, ये क्या है? चार्जेस इंड्यूस्ड। ये क्या है? चार्जेस इंड्यूस्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। चार्जेस इंड्यूस्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। अब इनकी वैल्यू क्या है? अब इनकी वैल्यू क्या है वो समझो। कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या Q बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट, या Q बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट, यही होती है। ये कैपेसिटर के अंदर होती है, कैपेसिटर के अंदर होती है। अब हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E1 माइनस 1 बाय के। तो E इंड्यूस्ड में लिखो आप Q इंड्यूस्ड बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट, और E में लिखो Q बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय के। दोनों तरफ से एरिया एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो Q इंड्यूस्ड की वैल्यू आ गई Q1 माइनस 1 बाय के। वही फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आया था, वही फॉर्मूला इंड्यूस्ड चार्जेस के लिए भी आ गया है। वही फॉर्मूला इंड्यूस्ड चार्जेस के लिए भी आ गया है। वही फॉर्मूला इंड्यूस्ड चार्जेस के लिए भी आ गया है। मेरी बात को बहुत क्लियरली समझो, समझने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूं कि भैया जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से नेट फील्ड कम हो गई, ठीक है ना, नेट फोर्स भी कम हो जाता है, वो E बाय के और फोर्स F बाय के हो जाता है। इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू ये है E1 माइनस 1 बाय के। E किसकी फील्ड है? वैक्यूम की। E बाय के नेट फील्ड है, इंड्यूस्ड वाली ये है। ठीक, कौन सी पूछी गई है ये देख लेना। तो अब जब किसी कैपेसिटर के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो Q चार्ज तो हमने खुद दिया है, ठीक है ना, और बाकी उसमें इंड्यूस हुआ है। तो जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो भी वही फॉर्मूले का है, Q1 माइनस 1 बाय के। खत्म। बस यही बात आपको याद करनी है, यही बात आपको याद करनी है, ठीक है ना। Charge on the capacitor is Q. Now a mica sheet of dielectric constant K is equals to 5 is introduced in it. Find the induced charge in the capacitor. ठीक है ना, कैपेसिटर के अंदर इंड्यूस्ड चार्ज निकालिए कि भैया कैपेसिटर को चार्ज कर दिया Q से, अब उसके अंदर माइका की शीट इंसर्ट कर दी, ठीक है ना, माइका का डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। तो बताओ इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा? फॉर्मूला Q1 माइनस 1 बाय के है, लगाओ 1 माइनस 1 बाय 5, ये बन गया 4 बाय 5। कहां है? ये रहा आंसर 4Q बाय 5। दिस इज द फाइनल आंसर जो इंड्यूस चार्जेस इसके अंदर डेवलप हुए हैं। ठीक है जी, सिंपल आंसर, ठीक है ना, सिंपल आंसर। डायग्राम यहां पे बनी हुई है, वो तो आप देख ही सकते हो, इसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्जेस क्लियर हुआ भाई मेरे? भाई और बहनों दोनों के लिए है। भाई मेरे जब मैं बोल रहा हूं तो उसमें बहनें भी अपने आप आ जाती हैं भी, ठीक है ना, वो बोलने के लिए नहीं बोला जाता लेकिन अपने आप आ जाती हैं, आपको भी पता है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बोला जाता है ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैन के अंदर वुमेन अपने आप आ गई भैया, ठीक है ना। हाँ, तो वो मतलब इंक्लूडेड है ना, इंक्लूडेड है। मैन मतलब आदमी, जब हम आदमी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब होता है कि भैया दोनों ही इंक्लूड करके चल रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स को इंक्लूड करके चल रहे हैं। चलो भाई, ये समझ में आ गया, इंड्यूस चार्जेस इन द कैपेसिटर समझ में आ गया। क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। समराइज कर दूं इसको? समराइज कर देते हैं, समरी दे देते हैं, ठीक है ना भैया। अभी रिवाइज कर लेते हैं, अभी रिवाइज कर लेते हैं। वैक्यूम में फील्ड क्या है? ई, ये वैक्यूम में है। ई बाय के क्या है? नेट। ई बाय के क्या है? नेट। ई 1 माइनस 1 बाय के क्या है? इंड्यूस्ड। ये कौन सी है? ई इंड्यूस्ड।
और चार्ज इंड्यूस्ड क्या है, Q1 माइनस 1/k। बस बस यही बातें तो याद करनी है, यही बातें तो याद करनी है, ठीक है ना, बस इतनी सी बातें याद करनी है। वैक्यूम में है, ये नेट है, ये इंड्यूस्ड है, ये चार्ज इंड्यूस्ड है, खत्म। और क्या ही करना है भाई हमें, है ना, और क्या ही करना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। सिंपल एंड स्ट्रेट शब्दों में पूरी थ्योरी मैंने आपको समझा दी है। अब कैपेसिटेंस पे डाइलेक्ट्रिक का क्या फर्क पड़ेगा, ये तो हमने देखा कि इंड्यूस्ड चार्जेस पे डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि भाई कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटी कैसे चेंज होगी डाइलेक्ट्रिक की वजह से, वो देखने वाले हम। आओ, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, ये प्लस चार्ज और ये माइनस, क्या चार्ज है, माइनस। समझे बच्चा, हमारे एक टीचर थे वो ऐसे ही बोलते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहां पे क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ठीक है ना, क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ठीक है ना। इसको बोल देते हैं ई नॉट, जो हमने लगाई उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ठीक है जी, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं जो हमने लगाई। नेट क्या बनेगी, ई नॉट बाय के, नेट क्या बनेगी, ई नॉट बाय के, ई नॉट बाय क्या बनेगी, के बनेगी। ये क्या है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाय के हो गया, बाय के हो गया भाई, ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, क्यू नॉट, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये हमारे पास नेट फील्ड आ गई है भैया। अच्छा, अब मैंने आपको उस टाइम बताया था कैपेसिटेंस की डेरिवेशन कर रहा हूं मैं दोबारा, ठीक है ना, कैपेसिटेंस की डेरिवेशन कर रहा हूं। अब इसमें जो फील्ड है वो ई नॉट नहीं है, ई नॉट बाय के है, क्या है, ई नॉट बाय के है, ठीक है ना, क्यू नॉट, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के जो आएगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अच्छा जी, अब पोटेंशियल डिफरेंस याद होगा, E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है, तो डीवी इज इक्वल्स टू ई इंटू डी आर, ठीक है ना। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन बस ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ठीक है ना, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है, ये सिर्फ ये बताता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होती है। एक चीज पोटेंशियल डिफरेंस है और एक चीज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो, इनके बीच का फर्क कितना है, डी, कितना फर्क है, डी, तो डीवी की जगह पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कहां से लिखता हूं, वी से, डीवी से लिखने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से चल ही रही है, और डिस्प्लेसमेंट को डी से लिख दो, डिस्प्लेसमेंट को डी से लिख दो, तो v इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, 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 डी आर की जगह डी लिख दिया, डीवी की जगह वी लिख दिया, मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा डिनोट अलग तरीके से किया है। डीवी यहां पे क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वी यहां पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। और डी आर क्या है, डिस्टेंस है, कहां पे, प्लेट्स के बीच का, डी आर कितना, डिस्प्लेसमेंट, या यहां पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है जी। तो वी क्या बनेगा, ई इंटू डी, तो ई रहा ये क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट के, और इंटू डी बन जाएगा, इंटू डी बन जाएगा। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाय वी, कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाय वी, क्यू बाय वी, तो क्यू बाय वी, वी को लिखो क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट के, ए एप्सिलॉन नॉट के, देखो कुछ कट रहा है क्या, कट गया, क्यू से क्यू कट गया, ये ऊपर जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी, के मल्टीप्लाई हो गया भाई, कैपेसिटेंस हमारे पास बन गया के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, समझ रहे हो, ये के सी नॉट बन गया, इसको ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी को
हम सी नॉट बोल सकते हैं। किस में है ये? वैक्यूम में। ये किस में कैपेसिटेंस है? अगर प्लेट्स के बीच का मीडियम क्या है? वैक्यूम। अगर प्लेट्स के बीच का मीडियम क्या है? वैक्यूम, तो सी नॉट होगा। और अगर डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो के सी नॉट हो जाएगा। याद रखना, हमेशा 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 के लिए याद रखना कि भैया अगर आपने, ध्यान से सुनना, अगर आपने इसमें वैक्यूम रखा है, अगर आपने इसमें वैक्यूम रखा है तो कैपेसिटेंस सी नॉट है, ठीक है ना। अगर आपने इसमें वैक्यूम रखा है तो कैपेसिटेंस सी नॉट है। और अगर आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक लगा दिया है, अगर आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक लगा दिया है तो के सी नॉट हो गया। डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो क्या हो गया? के सी नॉट हो गया, यानी कि के से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि के से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। कैपेसिटेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, क्योंकि के की वैल्यू क्या होती है? 1 से ज्यादा होती है। के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है भाई, ठीक है ना। के ग्रेटर देन 1 होता है मीडियम के लिए। कोई भी और मीडियम ले लो, अगले पेज पे लिख देता हूं मैं, कोई भी और मीडियम ले लो, ठीक है ना। ये डेरिवेशन हो गई, ठीक है ना। ये आपसे पूछ भी सकते हैं बोर्ड वगैरह में कि भैया अगर डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा। ये डिराइव करवाया था ना मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट बताई थी उस टाइम पे। पिछला लेक्चर कैपेसिटर का जाके देख सकते हो भाई मेरे, ठीक है ना। तो ये के सी नॉट हो गया। अब के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है फॉर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम के अलावा कुछ भी लगाओ, ठीक है ना। वैक्यूम या एयर के अलावा कुछ भी लगाओ तो के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। के की वैल्यू 1 से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, इसीलिए कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है भाई, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे, ठीक है ना। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है भाई मेरे। इसी में अगर के की वैल्यू इन्फिनाइट कर दो कंडक्टर्स के लिए, याद रखो, जिनको नहीं पता तो देख लो, कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू इन्फिनाइट होती है, ठीक है ना। कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनाइट। तो कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट, ठीक है ना। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कंडक्टर भर दिया तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट हो जाएगी भैया, ठीक है ना। कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट हो जाएगी। यानी कि भैया कैपेसिटर की प्लेट्स में सपोज करो कॉपर भर दिया, कॉपर भर दिया, कंडक्टर भर दिया, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? इन्फिनाइट। इसकी कैपेसिटी क्या होगी? इन्फिनाइट होगी भैया, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखना, यानी कि डाइलेक्ट्रिक लगाने से कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और इंक्रीज होती है के टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाता है? के टाइम्स हो जाता है भाई कैपेसिटेंस। और के टाइम्स हो जाता है, के की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होगी किसी भी मीडियम के लिए अदर देन एयर या वैक्यूम, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। और कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनाइट होगी। क्लियर हुआ? बोलो भाई, ठीक। दैट शुड बी रियली रियली क्लियर टू यू। जरूरी था भाई पानी पीना, दर्द हो रहा है यार। चलो इधर देखो, सवाल देखो। 1999 में सवाल आया था, 1999 का सवाल है। पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोला जाता है। ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is equals to 2, has a capacitance C. तो इफ द ऑयल इज रिमूव्ड देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स, देखो यार, कह रहे हैं कि जब इसके बीच में ऑयल भरा हुआ है, जब इसके बीच में ऑयल भरा हुआ है तो उसका कैपेसिटेंस जो है वो C है, ठीक है ना। उसका कैपेसिटेंस क्या है? C। कह रहे हैं अब ऑयल हटा दिया, ठीक है ना। अब ऑयल हटा दिया तो इसको मान लो C नॉट, ठीक है ना। इसको मान लो C नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 2। ऑयल लगाने पे C है, ऑयल हटाने पे पूछा है। पहले लगा हुआ है ऑयल, अब हटाया है। पहले बीच में ऑयल था, अब हटाया है। हटाने से कैपेसिटेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? एक बात बताओ,
कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। डाइलेक्ट्रिक लगाने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, हटाने से कम होता है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस कम होगा तो ज्यादा तो नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते भाई, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये तो पहले ही कट कर रहा हूं मैं। तो C इज इक्वल्स टू के सी नॉट होता है, तो सी नॉट जो होगा वो C बाय के कितना है 2, खत्म। C/2 हो गया, आधा रह गया कैपेसिटेंस भाई, ठीक है ना। C इज इक्वल्स टू के सी नॉट होता है, तो पहले वाला C नॉट मतलब हटाने वाला C नॉट, ऑयल लगा हुआ C, वो C हमें गिवन है क्वेश्चन में, लगा हुआ गिवन है, ठीक है ना। हटाने के बाद पूछा है तो कम ही होगा ना, तो C/2 खत्म, ये आंसर होगा भाई। तो ये दोनों क्यों कट किए? कैपेसिटेंस कम होगा, कैपेसिटेंस कम होगा, तो इसलिए ये दोनों कट कर दिए, ठीक है ना। सोच है भैया, ये एक टीबी स्पेशल सोच है, मेंटोस जिंदगी दिमाग की बत्ती जला दे। और समझ लो, मान लो द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर मूव्ड टू, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं भैया, ये क्वेश्चन है। द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर मूव्ड टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस, 1/3 ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस, इसको 1/3 कर दिया ओरिजिनल डिस्टेंस का, एंड डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K is equals to 2 is inserted, K is equals to 2 is inserted, the capacitance becomes, कैपेसिटेंस अब कितना हो जाएगा? पहला ऑप्शन 2 टाइम्स, दूसरा ऑप्शन 3 टाइम्स, तीसरा ऑप्शन 5 टाइम्स, चौथा ऑप्शन 6 टाइम्स। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो जो मैंने क्वेश्चन यहां पे लिखा है, ये कंसेप्ट समझाने के लिए अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया है मैंने, बाकी सारे क्वेश्चन भी मेरी तरफ से ही होते हैं, ठीक है ना। बस ये मैंने अभी लिखा है, कुछ पहले लिखे होते हैं, ठीक है ना, टाइप्ड होते हैं। अभी मेरे को लगा ये आपको करवाना चाहिए तो मैं आपको करवा रहा हूं। देखो यहां पे ध्यान से, the plates of capacitor are moved to 1/3 of the original distance and the dielectric constant K is equals to 2 is inserted। बहुत सारे बच्चे ज्यादा पढ़े बिना इसको 2 टाइम्स कर देंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 लगाया है तो K C नॉट होता है तो 2 C नॉट हो जाएगा, है ना, डबल हो जाएगा कैपेसिटर। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, डिस्टेंस भी चेंज किया है। ध्यान से सुनो, पहले जो कैपेसिटर था मान लो उसके बीच का डिस्टेंस D था, तो कैपेसिटेंस कितना था? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब दो चीजें चेंज की हैं, डिस्टेंस को 1/3 कर दिया ओरिजिनल डिस्टेंस का, 1/3 कर दिया, ठीक है ना। और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, डिस्टेंस को 1/3 कर दिया और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा दिया। अब नया कैपेसिटेंस क्या होगा? C इज इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D/3 होगा बेटा, D/3 होगा, ठीक है ना, D/3 हो जाएगा। तो ये यहां पे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 3K C नॉट, A एप्सिलॉन नॉट बाय D क्या है? C नॉट। अब K की वैल्यू पुट करो 2, तो 6 C नॉट हो गया भैया, 6 C नॉट हो गया, यानी कि कैपेसिटी 6 गुना हो गई, कैपेसिटी 6 गुना हो गई भाई, कैपेसिटेंस 6 गुना हो गया। ध्यान से सुनो, दो चीजें चेंज करी हैं। अगर सिर्फ डाइलेक्ट्रिक लगाता तो कितने गुना हो जाता? 2 गुना, फिर ये टिक करते, ठीक है ना। अगर सिर्फ डिस्टेंस चेंज करता तो 3 गुना हो जाता। अब दोनों किए हैं तो दोनों का इफेक्ट पड़ेगा, 3 ऊपर चला गया तो 3 × 2 6। भाई डिस्टेंस कम हुआ है, डिस्टेंस कम हुआ है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा,
डिस्टेंस कम हुआ है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कम हो गया तो ये 3 ऊपर आ गया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो 3 इंटू 2 6, खत्म। 3 इंटू 2 6, खत्म। खत्म हो गया भाई, खत्म कर दिया सवाल को, ठीक है ना, खत्म कर दिया सवाल को, पूरे अच्छे से खत्म कर दिया, कुछ भी करने की और जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी। समझ में आया? यस। चलो अगला सवाल। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम, एयर मीडियम है भाई, ठीक है ना, एयर मीडियम है, इसका 6 माइक्रोफेरेड है। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफेरेड, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज। ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क रखता हूं, ये आपको लोगों के लिए मैं होमवर्क रखता हूं, करिएगा जरूर इसको सॉल्व, ठीक है ना, करिएगा इसको जरूर सॉल्व, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। ओके 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 ओके। परमिटिविटी पूछी हुई है, परमिटिविटी, ठीक है जी, एप्सिलॉन की वैल्यू पूछी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं पूछा, एप्सिलॉन पूछा है, ठीक है। अच्छा, अब अगले टॉपिक पे आ जाओ। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर हम डाइलेक्ट्रिक लगा रहे हैं तो उससे अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो कैपेसिटेंस तो k टाइम्स हो जाता है, कैपेसिटेंस तो k टाइम्स हो जाता है, लेकिन बाकी भी तो चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज, एनर्जी, है ना, ये चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, चार्ज, ये सारी चीजें भी तो देखनी है, ये सारी चीजें भी तो देखनी है। तो इनकी वजह से, मतलब इन पे डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये अब हम देखने वाले हैं। आओ देखते हैं। बैटरी नॉट कनेक्टेड एंड आइसोलेटेड कैपेसिटर। देखो पहले बैटरी कनेक्टेड थी, ठीक है ना, कैपेसिटर इज चार्ज्ड इनिशियली बाय बैटरी। इसका मतलब क्या होता है, कैपेसिटर इज चार्ज्ड, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैपेसिटर इज चार्ज्ड इनिशियली, नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक लगाया गया है। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक लगाया गया है, ठीक है जी। बेटा दो केस बनेंगे, एक तो बैटरी के लगे लगे हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, वो अगला केस होगा। इसमें हमने बैटरी हटा दी है, पहले लगाई थी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, अब बैटरी हटा दी है, अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, ठीक है ना, अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है। देखो ध्यान दो, कैपेसिटर पे चार्ज Q, इधर माइनस Q, अब डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, अब डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, कैपेसिटर पे चार्ज तो उतना ही रहेगा ना, ध्यान देना मेरी बात पे। देखो कोई बैटरी अभी कनेक्टेड नहीं है, कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया, फिर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, Q और माइनस Q, ठीक है ना, चार्ज तो उतना ही रहेगा ना, कहीं से चार्ज आया। आइसोलेटेड कैपेसिटर, आइसोलेटेड मतलब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, मतलब जो चार्ज रहेगा वो तो बाद में भी रहेगा, कहीं ना गया ना कहीं आया, कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी से, आइसोलेटेड है, अकेला पड़ा हुआ है। पहले बैटरी लगाई थी, कैपेसिटर को चार्ज किया था, बाद में बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, अब उसके बाद डाइलेक्ट्रिक लगाया है। तो इसका मतलब ये साफ है, इसका मतलब ये साफ है कि भैया जब हमने डाइलेक्ट्रिक लगाया तब उसमें हमने कोई कनेक्शन और तो किया ही नहीं है, तो अभी भी आइसोलेटेड ही, तो इसका मतलब जो चार्ज इस पे स्टोर हो गया वही बाद में भी रहेगा। इसका मतलब इस पे जो चार्ज है वो चेंज नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि इस पे पहले चार्ज Q0 था, इसको नॉट बोल देते हैं, पहले वाला चार्ज, तो फाइनल चार्ज भी वही रहेगा, इसको Q0 बोल देते हैं, तो फाइनल चार्ज भी वही रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा, मतलब चार्ज वही रहेगा भैया, Q इज इक्वल्स टू Q0, चार्ज रिमेन्स सेम, ये मेन बात है भैया, चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज वही रहता है, चार्ज चेंज नहीं होता, चार्ज चेंज नहीं होता। जब आइसोलेटेड कैपेसिटर होता है, जब आइसोलेटेड कैपेसिटर होता है तब चार्ज चेंज नहीं होता। बात याद रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सारा कंसेप्ट इसी पे टिका हुआ है। कैपेसिटेंस
पहले सी नॉट था, अब के सी नॉट हो जाएगा। पहले सी नॉट था, अब के सी नॉट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, अभी अभी हमने देखा भी है, ठीक। तीसरी चीज वोल्टेज, ठीक है ना। Q इज इक्वल्स टू सी बाय वी होता है, तो वोल्टेज होती है Q बाय सी, वोल्टेज होती है Q बाय सी। बेटा पहले जो वोल्टेज थी वो थी V नॉट, इसको बोल देंगे Q नॉट बाय सी नॉट, ये पहले की वोल्टेज थी, ठीक है ना, पहले की वोल्टेज थी, डब्बे में बंद करने की जरूरत नहीं है। अब की जो वोल्टेज है उसमें चार्ज तो वही रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस के सी नॉट हो जाएगा, कैपेसिटेंस के सी नॉट हो जाएगा, यानी कि नीचे के आ गया। इसमें क्या था Q नॉट बाय सी नॉट, इसमें क्या है Q नॉट बाय के सी नॉट। तो इसका मतलब ये वोल्टेज जो है वो V नॉट बाय के हो गई, वोल्टेज जो है वो V नॉट बाय के हो गई, यानी कि वोल्टेज डिक्रीज हो गई, V नॉट से V नॉट बाय के हो गया, वोल्टेज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, वोल्टेज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो भी 1/k टाइम्स हो जाती है, ऐसे देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भैया, ठीक है ना, उसको समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाय डी लिख सकते हो, dV बाय डी आर, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, ठीक है ना। तो पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट बाय डी, E नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट बाय डी। अब बाद की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, V नॉट बाय के इंटू डी बाय डी, V नॉट की जगह V नॉट बाय के आ गया, तो ये V नॉट बाय के डी बन गई, V नॉट बाय डी थी पहले, अब V नॉट बाय के डी बन गई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाय के हो गई। वैसे तो हमें पहले से पता है कि डाइलेक्ट्रिक लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाय के हो जाती है, ठीक है ना। तो E नॉट का E नॉट बाय के हो गया भैया, E नॉट का E नॉट बाय के हो गया, E नॉट का E नॉट बाय के हो गया भाई मेरे। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है जी, ये बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भाई, 100% क्लियर है। दिमाग से, थोड़ा दिमाग से चलो, E नॉट V नॉट बाय डी होता है, ठीक है ना, V बाय डी होता है, तो V नॉट बाय के डिवाइडेड बाय डी, तो K डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिवाइड में K आ गया, ठीक। अच्छा पांचवा, एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ CV स्क्वायर, जो मर्जी लगा लो, जो मर्जी लगा लो, सभी से आ जाएगा, ठीक है ना, सभी से आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी क्या होगी। ऐसा नहीं है कि मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं कुछ और आएगा, दूसरा लगा रहा हूं कुछ और आएगा, नहीं, जो रिजल्ट आना है वो सेम आएगा। Q नॉट स्क्वायर बाय 2C नॉट है। अब नई एनर्जी में क्या होगा, चार्ज तो सेम रहेगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, तो इसका मतलब ये U नॉट बाय K दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एनर्जी U नॉट से क्या हो गई, U नॉट बाय K हो गई, एनर्जी क्या हो गई, U नॉट से U नॉट बाय K हो गई भैया, एनर्जी भी U नॉट बाय K हो गई। सर अगर हाफ CV स्क्वायर से करें, लो हाफ CV स्क्वायर से कर लो, U नॉट होगा हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर। अब नए में क्या आएगा, देखो C नॉट की जगह क्या लिखोगे, K C नॉट, पोटेंशियल अभी अभी देखा V नॉट बाय K, पोटेंशियल अभी अभी देखा V नॉट बाय K, ये देखो हाफ K C नॉट, और ये V नॉट का स्क्वायर बाय K स्क्वायर, V नॉट का स्क्वायर बाय K स्क्वायर। ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो, K से K कट गया, एक K बचा है यहां पे, तो हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर बाय K, यानी कि U नॉट बाय K हो गया, ये U नॉट बाय K हो गया कि नहीं हो गया, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, ये हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर बाय K हो गया, एक K कट गया। क्या मैंने यही बताया था, क्या मैंने यही बताया था। तो दोनों तरीकों से देख लो, मैंने आपको दोनों फॉर्मूले लगा के दिखा दिया, Q स्क्वायर बाय 2C, इसमें चार्ज चेंज नहीं हुआ, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया, नीचे K आ गया, खत्म बात। इसको लगा के देख लो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया, वोल्टेज बाय K हो गई, ठीक है ना, तो बाय K में स्क्वायर आ गया, तो एक K कट गया, नीचे एक K बचा, वही बात है। इट इज अल्टीमेटली द सेम थिंग। तो ध्यान दो, समराइज करता हूं इन सभी चीजों को, समराइज करता हूं इन सभी चीजों को, कि भैया चार्ज सेम रहेगा,
ठीक है ना, चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, के सी नॉट हो जाएगा, बाकी सारी चीजें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक चीज जो कि एनर्जी, ये तीनों चीजें डिक्रीज हो जाएंगी, ये तीनों चीजें डिक्रीज हो जाएंगी भैया, ये तीनों चीजें डिक्रीज हो जाएंगी। सेम ये इंक्रीजेस और ये तीनों चीजें डिक्रीजेस, ये तीनों चीजें डिक्रीज। ठीक है जी, क्लियर हुई? ये याद रखना है, याद रखना है, ये याद रहना चाहिए, उस टाइम डिराइव मत करने लग जाना, याद करना है ये, याद करना है ये, ठीक है ना, याद करना है, समरी, ठीक है ना। ओके, आगे आओ। बैटरी कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड आइसोलेटेड नहीं है बेटा, ये आइसोलेटेड हटा दो, बैटरी कनेक्टेड का मतलब कभी भी आइसोलेटेड नहीं होता, आइसोलेटेड तब बोला जाता है जब बैटरी कनेक्टेड ना हो। तो ये टाइप हुआ रह गया, इसको हटाओ और इधर आओ। अब बैटरी कनेक्टेड है बेटा, कैपेसिटर है पहले हमारे पास, ठीक है ना, बैटरी इसमें कनेक्टेड है, V वोल्टेज की, मान लो V0 वोल्टेज की बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस C0 है, ठीक है ना, क्लियर है, और चार्ज इस पे Q0 है। अब कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक लगा दिया गया है, कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक लगा दिया गया है, बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। ध्यान देना, इस पे मेन बात क्या होती है, जब बैटरी कनेक्टेड होती है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, सेम रहता है, क्योंकि बैटरी का काम ही यह है कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है, ठीक है ना। बैटरी का काम क्या है, बैटरी मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का काम ही यह है कि मेंटेन करके रखना कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी मेंटेन करके रखती है, बैटरी का काम यही है। अगर बैटरी नहीं लगी, देखो मेन पॉइंट्स हैं जिससे सारी चीजें आगे निकलती हैं, इसका मेन पॉइंट ये था, ठीक है ना, कि चार्ज कांस्टेंट रहता है, इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल, इसका मेन पॉइंट ये है। सारा आगे का पूरा तामझाम इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अच्छा, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है, होता ही होता है ये तो, चाहे बैटरी कनेक्टेड है चाहे नहीं है, इसने के टाइम्स होना ही होना है, याद रहेगा बिल्कुल। तीसरा, चार्ज की बात करो भैया आप, Q0 होता है C0 V0, ठीक है ना। अब Q क्या होगा, C इंटू V, ठीक है ना। कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हुआ है, K टाइम्स, वोल्टेज चेंज नहीं हुई, तो C0 V0 के साथ K मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि K Q0 हो गया। इसका मतलब Q0 से K Q0 हो गया, चार्ज, चार्ज बढ़ गया, यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे ना तो बैटरी और चार्ज दे देगी, जब हम डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे तो बैटरी और चार्ज दे देगी भैया, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज दे देगी, मतलब बैटरी और चार्ज सप्लाई कर देगी इसको। पिछली बार जब बैटरी डिस्कनेक्टेड थी तब तो चार्ज लेने या देने का कोई जरिया नहीं था, लेकिन अब बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी इसको और चार्ज प्रोवाइड कर देगी, बैटरी इसको और चार्ज प्रोवाइड कर देगी भैया, ठीक है ना। याद रखिएगा भैया, याद रखिएगा, याद रहेगा, याद रहेगा भाई, ठीक है ना। पोटेंशियल कांस्टेंट, कैपेसिटेंस के टाइम्स, चार्ज भी के टाइम्स, चार्ज भी के टाइम्स। अच्छा, एक और चीज फिर आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V/D भैया। इस केस में देखो, पहले V0/D, बाद की इलेक्ट्रिक फील्ड में भी V0 ही आ रहा है, चेंज ही नहीं हुआ, चेंज ही नहीं हुआ भाई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड V0 ही रहेगी भाई, ना तो डिस्टेंस चेंज हुआ ना पोटेंशियल चेंज हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चेंज होगी भैया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 की E0 ही रहेगी, सेम रह जाएगी, सेम रह जाएगी। ये बड़ी बात है भैया, ये बड़ी बात है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तब डाइलेक्ट्रिक लगाया है,
तब ई नॉट बाय के नहीं करना, ई नॉट ही करना है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो ई नॉट का ई नॉट ही रखोगे, समझ में आई? हाँ। एनर्जी यू नॉट, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, मैंने आपको पहले भी बताया था, वोल्टेज वाला लगा लो या Q²/2C लगा लो, ठीक है। तो अब नई में क्या होगा, हाफ के सी नॉट हो जाएगा, पोटेंशियल तो सेम है, यानी कि के टाइम्स हो गई एनर्जी, एक के आ गया तो के टाइम्स हो गई, यानी कि यू नॉट से क्या हो गया, के यू नॉट, यू नॉट से क्या हो गया, के यू नॉट, यू नॉट से क्या हो गया, के यू नॉट हो गया। समझ में आया? 5 चीजें हो गई। अब समराइज कर लो इसको, देखो क्या चीज सेम है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों सेम, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, सेम। उसके बाद कैपेसिटेंस, ठीक है ना, और कैपेसिटेंस के साथ में क्या है, चार्ज और एनर्जी, चार्ज और एनर्जी इंक्रीज, चार्ज और एनर्जी इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे भाई, ये इंक्रीज करेंगे। स्पेशल पॉइंट नोट करना, टीबी स्पेशल की कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करता है। वेदर बैटरी कनेक्टेड, वेदर बैटरी कनेक्टेड और नॉट, ध्यान रखना भाई, वेदर बैटरी कनेक्टेड और नॉट। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्या चीज कांस्टेंट है, पोटेंशियल, और अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है, तो क्या चीज कांस्टेंट है, चार्ज। बस, ठीक है ना, याद रहेंगी चीजें, याद रहेंगी, इसमें डिक्रीज कुछ नहीं होता भाई, डिक्रीज नहीं होता, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं होता इसमें, ध्यान रहना चाहिए, क्लियर कट है। तो इसी पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे, आपको दिया जाएगा कि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, सारी चीजें गिवन होंगी, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप जो है चीजें निकाल सकते हो। सवाल देख लें कोई, हाँ ये सवाल आया था 2010 में, क्या सवाल है देखो जरा। Two parallel metal plates having charge Q and minus Q face each other at a certain distance between them. If the plates are now dipped in kerosene oil, the electric field between the plates will, देखो कह रहे हैं दो प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज Q है, माइनस Q है, मतलब कैपेसिटर है। अब इन प्लेट्स को कैरोसिन के अंदर ले गए, इसके बीच में क्या भर दिया, कैरोसिन भर दिया। अब कैरोसिन का कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा भैया, कैरोसिन के अंदर डुबो दिया इसको, कैरोसिन के अंदर डुबो दिया, मतलब किसी के अंदर भी डुबो रहे हैं, जो मन करता है वो कर रहे हैं, तो कैरोसिन का कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अब कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले देखो, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय के हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना, बैटरी कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैटरी कनेक्टेड है, नहीं, दो मेटल प्लेट्स हैं, इन पे चार्ज दिए हुए हैं और फिर कह दिया कि इनको कैरोसिन के अंदर ले गए, कहीं पे नहीं लिखा हुआ, इफ नॉट मेंशन्ड अबाउट बैटरी, यहां पे बैटरी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अज्यूम इट डिस्कनेक्टेड, तो इसको डिस्कनेक्टेड ही मानोगे, बैटरी के बारे में स्पेशली दिया जाएगा, इसीलिए यह क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है स्पेशली, कि जरूरी नहीं है कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है ये दिया जाए, ठीक है ना, अज्यूम इट डिस्कनेक्टेड, अज्यूम इट आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मान के चलोगे खुद ब खुद, बैटरी कनेक्टेड के बारे में देंगे, ठीक है ना, बैटरी कनेक्टेड के बारे में देंगे, ये खुद मानना पड़ सकता है, ठीक है ना, ये खुद मानना पड़ सकता है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, बाय के हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाती है, तो आंसर ये आएगा 3। क्लियर, रिमेन सेम नहीं आएगा, इंक्रीज तो हो ही नहीं, जीरो है नहीं, ठीक है ना, जीरो मतलब नहीं होगा, ठीक है ना, और रिमेन सेम नहीं हो सकता इस केस में, और डिक्रीज होगा, ठीक है ना।
जीरो तो तब होगा अगर के की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाए, मतलब कंडक्टर हो, मतलब अगर ये कंडक्टर हो तो ई नॉट बाई इन्फिनिटी, क्योंकि इसका कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनाइट होता है, तो फिर जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, ओके। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा पूरा अच्छे से, पूरा अच्छे से। चलो हाँ, अब ये लगाया है 2015 का पेपर कैंसिल हुआ था किसी कारण की वजह से, तो वो पेपर का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं ना, भले ही कैंसिल हो गया, क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a cell of EMF V and then disconnected from it. Dielectric slab of dielectric constant K which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it. Which of the following is incorrect? Incorrect बताना है, ठीक है ना, कोशिश करोगे? होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिएगा भैया, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए उसी के बेस पे है। बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड का क्या होगा, चेंज इन एनर्जी क्या होगी, चार्ज स्टोर्ड का क्या होगा। ठीक है जी, होमवर्क है। आगे आओ। अब कैपेसिटर को पार्शियली फिल करेंगे। अब कैपेसिटर को क्या फिल करेंगे? पार्शियली फिल करेंगे। सबसे पहले पूरा फिल नहीं करेंगे, अब कैपेसिटर को अभी तक पूरा फिल कर रहे थे तो कैपेसिटी के टाइम्स हो रही थी। अब कैपेसिटर को पूरा फिल नहीं करेंगे, पार्शियली फिल करेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर को पार्शियली फिल करेंगे कंडक्टिंग स्लैब के साथ। कंडक्टिंग स्लैब, मान लो कि ये हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है ना, ये हमारे पास कैपेसिटर है। इसके अंदर मैंने एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी टी थिकनेस की। इसके अंदर मैंने कंडक्टिंग स्लैब रख दी टी थिकनेस की, ठीक है ना, टी थिकनेस की कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी। कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस इज इक्वल्स टू टी। और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी। और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी है। और कंडक्टिंग स्लैब कितनी थिकनेस की है? टी थिकनेस की है। और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। मान लो कि इधर चार्ज Q है और इधर चार्ज माइनस Q है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो हम E इंटू डी करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो E इंटू डी करते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? E इंटू डी। और या फिर E लिखना हो तो V बाई डी, V लिखना हो तो E इंटू डी करते हैं। लेकिन यहां पे D नहीं करेंगे, यहां पे D नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? बेटा इतने रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इतने रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो यहां पे D नहीं होगा, यहां पे D माइनस टी होगा। बस ये फर्क आएगा, यहां पे D नहीं होगा, क्या होगा? D माइनस टी होगा भैया, D माइनस टी होगा, D माइनस टी होगा। D की जगह पे D माइनस टी बनेगा यहां पे। बात समझ में आ रही है? यस सर, पूरे तरीके से समझ में आ रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्या बनेगा हमारे पास? तो E इज इक्वल्स टू, मतलब E है Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, डी माइनस टी बन गया, ठीक। तो कैपेसिटेंस होता है Q बाय V, Q बाय V। अब V की वैल्यू पुट करो, A एप्सिलॉन नॉट, सॉरी V की वैल्यू पुट करो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। चार्ज से चार्ज कटेगा जैसा कि हमेशा होता आया है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। A एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, अब D की जगह D माइनस टी होगा। A एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है,
अब डी की जगह डी माइनस टी होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, अब डी की जगह डी माइनस टी होगा। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है? डी की जगह डी माइनस टी, डी की जगह डी माइनस टी, क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है जी, डी की जगह डी माइनस टी हो गया। डी से कम हुआ है ये, डी से डिस्टेंस कम हो गया, तो कैपेसिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? अगर भैया मैं इसको बोल दूं कि भैया विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सॉरी विदाउट स्लैब, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी है, ये विदाउट स्लैब है, ये विदाउट स्लैब ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी है, तो स्लैब लगाने से कैपेसिटेंस बढ़ा है कि कम हुआ है? बढ़ा है, क्योंकि डी की जगह डी माइनस टी हो गया, डिस्टेंस यहां पे कम लिखा है, कम लिखा है तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। ओवरऑल क्या हो गई? वैल्यू बढ़ गई। इसको ऐसे सोच लो, लो ए एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन ले लो और ब्रैकेट में लिखो 1 माइनस टी बाई डी, ब्रैकेट में लिखो 1 माइनस टी बाई डी, 1 माइनस टी बाई डी, ये ब्रैकेट में लिख सकते हो। डी कॉमन ले लिया, डी क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, 1 माइनस टी बाई डी, 1 माइनस टी बाई डी, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या बन गया? सी नॉट। भाई डी कॉमन ले लिया ना, अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, यही बन जाएगा। दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, देखो डी को 1 से मल्टीप्लाई करो डी, और डी को टी बाई डी से मल्टीप्लाई करो, डी डी कट गया तो टी रह जाएगा, यही बनेगा। ये सेम चीज है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या बन गया? सी नॉट, तो सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी, सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी। 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, डिनोमिनेटर माइनस हो रहा है बेटा, डिनोमिनेटर कुछ कम हो रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो कैपेसिटी बढ़ेगी। डिनोमिनेटर कम होने से क्वांटिटी बढ़ती है, डिनोमिनेटर कम होने से क्वांटिटी बढ़ती है। नीचे वाली चीज कम हो रही है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, इसका मतलब सी जो है वो सी नॉट से ज्यादा होगा। भाई इंसर्ट किया है ना कुछ यार, इंसर्ट किया है, कैपेसिटी बढ़ेगी भाई, कैपेसिटी बढ़ेगी, क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर हुआ? यस, पूरे तरीके से क्लियर है, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला, ये कैपेसिटर को कंडक्टिंग स्लैब के साथ फिल किया है, अब हम कैपेसिटर को डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ फिल करेंगे। अब हम कैपेसिटर को डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ फिल करेंगे। पहले हमने कैपेसिटर को कंडक्टिंग स्लैब के साथ फिल किया है, अब हम कैपेसिटर को डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ फिल करेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। आओ भैया, आओ आओ आओ, कैपेसिटर को डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ फिल करेंगे। ठीक, कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। सुनो भाई, सुनो भाई मेरे, बीच में ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी, ठीक है, टी थिकनेस की। कितनी थिकनेस की? टी थिकनेस की। पूरी कितनी है? डी। पूरी कितनी है? डी। ठीक, अब इसके अंदर देखो, जिस रीजन में वैक्यूम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, यहां पे भी ई होगी, यहां पे हो जाएगी ई बाय के, यहां पे हो जाएगी ई बाय के। जिस रीजन में वैक्यूम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगी, और जिस रीजन में डाइलेक्ट्रिक लग गया वहां पे ई बाय के हो जाएगी। और ई की वैल्यू क्या है? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या है? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे? वैसे तो लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को ई इंटू डी, वैसे तो क्या लिखते हैं? ई इंटू डी। अब सुनो ध्यान से, कितने रीजन में वैक्यूम है उसके हिसाब से लिखा जाएगा। कितने रीजन में वैक्यूम है? डी माइनस टी रीजन में वैक्यूम है, तो वहां पे तो ई से मल्टीप्लाई होगा। बेटा टी को छोड़ दो, इस रीजन को छोड़ दो, बाकी रीजन को देखो, ये डी माइनस टी होगा, इधर वाला और इधर वाला मिला के, इधर वाला और इधर वाला मिला के डी माइनस टी होगा कि नहीं होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा डी माइनस टी। ठीक है ना, ये डी माइनस टी हो गया। अब ठीक है ना, अब क्या करें सर? ये तो डी माइनस टी हो गया। अब सुनो,
ये तो d माइनस टी हो गया, लेकिन बाकी रीजन भी तो बचा है। यहां पे तो कंडक्टिंग स्लैब लगाई थी, इधर रीजन 0 था, इसलिए बस इतना ही लिखा था हमने। लेकिन यहां पे तो और भी तो है, इसकी वजह से भी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसकी वजह से भी तो आएगा। तो यहां पे हम और लिखेंगे E बाय के इंटू टी। टी रीजन में E बाय के इलेक्ट्रिक फील्ड है, D माइनस टी में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और टी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय के है, तो वो भी तो मल्टीप्लाई होगा, वो भी तो मल्टीप्लाई होगा भैया, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा। D माइनस टी में क्या है E, और T में क्या है E बाय के, D माइनस टी में क्या है E, तो T में क्या है E बाय के। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात? एब्सोल्युटली क्लियर हो रही है बात? बहुत अच्छी बात है, क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब भैया इसको देखो जरा, d माइनस टी ई और t में e बाय के, t में e बाय के हो गया। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब सारी वैल्यूज पुट करनी है, कर दो। q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, और q बाय ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी, ठीक। कैपेसिटेंस होता है Q बाय वी, कैपेसिटेंस होता है Q बाय वी, तो Q डिवाइडेड बाय Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ गया, ठीक है ना, ये कॉमन आ गया। इसको ऐसे लिख लो, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, और ये बन गया d माइनस टी प्लस टी बाय के, d माइनस टी प्लस टी बाय के, d माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है ना, ये बन गया d माइनस टी प्लस टी बाय के। कुछ कट रहा है? यस, कट रहा है सर। तो कैपेसिटी क्या बनी? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ध्यान से सुन लो, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, सारी चीजें क्लियर कट। वैक्यूम कितने रीजन में है? डी माइनस टी में, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय के है, वो ऐड कर दिया यहां पे, ठीक है ना। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर ये वाली टर्म थी नहीं, क्योंकि ये 0 था, ठीक। ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी, ठीक है ना। Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट ले लिया कॉमन, ये बन गया d माइनस टी प्लस टी बाय के, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्लियर है जी? d माइनस टी ये और t बाय के ये, फिर Q से Q कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, और d माइनस टी प्लस टी बाय के बन गया भाई कैपेसिटेंस, ठीक है ना। ये क्या बन गया? t बाय के। तो जब कुछ भी इंसर्टेड नहीं था, जब कुछ भी इंसर्टेड नहीं था, वैक्यूम था, तो कैपेसिटेंस कितना था? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक। अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक लगा दिया है टी थिकनेस में, डाइलेक्ट्रिक लगा दिया है टी थिकनेस में, ठीक है ना, टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक लगा दिया है डी में से। तो अब कैपेसिटेंस कितना बन गया? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया सर। डी माइनस टी प्लस टी बाय के, बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा सर, अब ये कैपेसिटी बढ़ी के कम हुई? देखो डाइलेक्ट्रिक लगाया, कैपेसिटी बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी, ठीक है ना। ये डेरिवेशन है बेटा, ये बोर्ड की डेरिवेशन है, ये करनी है आपको। कंडक्टिंग स्लैब वाली भी और डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाली भी ये डेरिवेशंस करवाई जाती हैं। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, d माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है ना, ये हमारे पास यहां पे आ रहा है। तो ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, ठीक है ना, d माइनस टी, इसको ऐसा करो आप, इसमें से t को कॉमन लेके ऐसे लिख लो। लिख सकते हैं क्या? देखना ध्यान से, t को कॉमन लिया, अरे देखो ऐसे लिखो, d प्लस टी बाय के
माइनस टी, ऐसा तो लिख सकते हो, ऐसा तो लिख सकते हो ना। अच्छा, ए एप्सिलॉन नॉट, ये टी कॉमन ले लो इसमें से, तो 1/k -1 हो जाएगा। अब इसमें से ऐसा करो इसको, ए एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस की जगह बना दो माइनस, ये प्लस की जगह बना दो माइनस, मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, प्लस की जगह बना दो माइनस, और 1/k -1 को 1 - 1/k कर दो, 1 - 1/k कर दो, ठीक, बन गया, ओके। तो आप देख रहे हो डी में से कुछ माइनस हो रहा है, अब देख रहे हो डी में से कुछ माइनस हो रही है चीज, तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? डिनोमिनेटर छोटा हो गया ना, पहले ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी था, अब डी में से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है ना, डी में से कुछ माइनस हो रहा है, तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, बढ़ेगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, के टाइम्स नहीं होगा, अगर पूरे में लगाया है तो के टाइम्स हो जाएगा, अगर कुछ पोर्शन में लगाया है बढ़ेगा तो फिर भी, हाँ के टाइम्स नहीं होगा लेकिन बढ़ेगा तो फिर भी, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है ना, इस बात को याद कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसको डी को कॉमन लेना चाहते हो, इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, इसमें से कॉमन ले लो, डी कॉमन लिया तो यहां पे 1 आ गया, ठीक है ना, और इधर हो गया टी बाई डी, 1 - 1/k, 1 - 1/k, ठीक है ना। डी को कॉमन ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, ये डी बन जाएगा, और इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे टी बाई डी के साथ, तो डी से डी कट जाएगा, तो टी बचेगा, ठीक है ना, बात एक ही है। और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या है, सी नॉट, और नीचे क्या बचा, 1 - t बाई डी, 1 - 1/k, ऐसे लिख सकते हो, 1 - t बाई डी, 1 - 1/k। तो आप देखो 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, ऐसे देख लो, चाहे चाहे ऐसे देख लो कि d में से कुछ माइनस हो रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, और इसमें देखो 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, 1 - t बाई डी, 1 - 1/k है, तो ये बात ये सिग्निफाई करती है कि c नॉट से ज्यादा है। यहां पे जाके डेरिवेशन हमारी कंप्लीट होती है कैपेसिटर्स की, ठीक है ना, यहां पे जाके हमारी डेरिवेशन कंप्लीट होती है भाई, इसकी ध्यान से दोबारा देख लो, ये टी रीजन में ई बाई के, डी माइनस टी में ई, सारी कैलकुलेशन करके ये आया। अब थोड़ा सा अरेंज किया बस मैंने, डी माइनस टी बाई टी प्लस के है, तो डी प्लस टी बाई के माइनस टी, टी कॉमन ले लिया, ये बन गया, अब प्लस की जगह यहां पे माइनस लगा दिया, अंदर भी उल्टा कर दिया, ठीक है ना। अब डी में से कुछ कम हो रहा है, सिग्निफाई हो रहा है कि कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, ठीक है ना, फिर भी हमें चैन नहीं आया, कुछ लोगों को चैन नहीं आता, वो क्या करते हैं, डी को सर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 - t बाई डी बन गया, 1 - 1/k, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो सी नॉट हो गया, तो ऐसे लिख सकते हो। अब 1 में से कुछ माइनस होता हुआ दिखा दिया, तब भी बात एक ही है कि सी जो है वो सी नॉट से ज्यादा है, इन एनी केस, ठीक है ना। तो याद रखो, समराइज करो कि अगर कंडक्टिंग स्लैब लगाई है, कंडक्टिंग स्लैब लगाई है तो सी नॉट अपॉन 1 - t बाई डी, या फिर ए एप्सिलॉन नॉट, ऐसे याद रखो, दो तरीकों से याद रखो, ठीक है ना। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी नॉट बाय 1 - t बाई डी, याद करो, सी नॉट बाय 1 - t बाई डी, ये कंडक्टिंग स्लैब के लिए बेटा, कंडक्टिंग स्लैब के लिए, दिस इज फॉर द कंडक्टिंग स्लैब। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई है, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई है, तो फिर क्या होगा, C इज इक्वल टू सी नॉट 1 - t बाई डी, 1 - 1/k, ठीक है ना, या फिर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, क्लियर है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों ही केसेस में C जो है वो C नॉट से ज्यादा है, दोनों ही केसेस में C जो है वो C नॉट से ज्यादा है। K की वैल्यू इन्फिनाइट पुट कर दो, K की वैल्यू इन्फिनाइट पुट कर दो। इन्फिनाइट किसके लिए होता है, कंडक्टर्स के लिए, इन्फिनाइट किसके लिए होता है, कंडक्टर्स के लिए बेटा, कंडक्टर्स के लिए K की वैल्यू इन्फिनाइट पुट कर दो, पुट करो, करो पुट यहां पे,
क्या बनाइए, ए एप्सिलॉन नॉट, देखो इधर, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय इंफिनाइट, डी माइनस टी प्लस टी बाय इंफिनाइट। इन्फिनिटी से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाती है, जीरो। इन्फिनिटी से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाती है, जीरो। तो ये बचा क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी, क्या यही बन गया, देखो जरा, क्या यही बन गया, यही बन गया भाई। कंडक्टर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, तो जब टी बाय इंफिनिटी रखा तो यही बन गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी, इसमें टी बाय के ऐड हो जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, सी नॉट बाय 1 माइनस टी बाई डी, इसमें क्या है, सी नॉट बाय 1 माइनस टी बाई डी, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय के, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय के। दोनों ही केसेस में कैपेसिटेंस सी नॉट से ज्यादा होता है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या पूरा समराइज हुआ, क्या पूरा समराइज हुआ भाई, दोनों ही केसेस में जो कैपेसिटेंस है वो सी नॉट से ज्यादा होगा। क्लियर, बहुत अच्छे। अब ध्यान दो यहां पे, इस सवाल पे ध्यान दो भैया। टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 are inserted between the parallel plate capacitor as shown in the figure. The variation of electric field between the plates with distance d as measured from the plate P is correctly shown in. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किया गया है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स लगाई गई हैं, यहां पे वैक्यूम है, ठीक है ना, जहां जहां पे वैक्यूम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, इधर भी ई होगी, इधर भी ई होगी और इधर भी ई होगी। यहां पे ई बाय K1 होगी और यहां पे ई बाय K2 होगी, ठीक। तो ई बाय K1 ई बाय K2 कौन सा ज्यादा है, K2 ज्यादा है, ठीक है ना, K1 जो है वो K2 से कम है। तो भैया 1 बाय K1 उल्टा होगा, 1 बाय K1 उल्टा होगा, इसका मतलब E बाय K1, E बाय K2 से दोनों तरफ E मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ E मल्टीप्लाई कर दो भाई। K1 जो है K2 से छोटा है, इसका मतलब 1 बाय K1 1 बाय K2 से बड़ा होगा, इसका मतलब E मल्टीप्लाई कर दो, E बाय K1 E बाय K2 से बड़ा होगा। अब ग्राफ देखो, P से शुरू करते हुए देखो ग्राफ कैसे बनाना है, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विद डिस्टेंस d एज मेजर्ड फ्रॉम द प्लेट P, प्लेट P से मेजर करते हुए Q की तरफ जाना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताना है। सबसे पहले E है फील्ड, उसके बाद कम हुई है E बाय K1, फिर E हुई है, फिर कम हुई है, फिर E हुई है, 3 बार E हुई है, ठीक है ना, और 2 बार कम हुई है। E से देखो, ये कह रहे हैं E है, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, बड़ी तो है ही नहीं, बड़ी तो है ही नहीं। इसमें भी इन्होंने E कम हुई, E फिर बढ़ गई, ये भी नहीं हो सकता, बड़ी तो है ही नहीं भैया। इसमें ये बता रहे हैं कि E हुई फिर 0 हो गई, फिर E हुई फिर 0 हो गई, फिर E हुई। 0 तो तब होती है बेटा जब कंडक्टर लगाया जाए, तो ये भी नहीं हो सकता। ये देखो E E E, ये E बाय K1 और ये E बाय K2, कम हुई है फील्ड, और E बाय K2 नीचे है, देखो E बाय K2 छोटा है, ठीक है ना, E बाय K2 छोटा है तो ये नीचे है ग्राफ, और E बाय K1 ऊपर है इसके कंपैरेटिवली। समझ पा रहे हो, 3 रीजंस में E है, E E E, यहां पे E बाय K1 E बाय K2, ठीक है जी। तो E बाय K1 बड़ा है E बाय K2 से, E बाय K1 बड़ा है E बाय K2 से, थोड़ा सा ऊपर है उसका ग्राफ, यही आंसर है, यही आंसर है भाई। 2014 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2014 में यह क्वेश्चन आया था हमारे पास, किसमें, 2014 में, किसमें, 2014 में। अच्छा, मान लो बहुत सारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इसमें लगा दी जाएं, इसको छोड़ो, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। वैसे तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर देखो ध्यान से, देखो इसमें क्या था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब T रीजन में लगाई थी, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये देखो ध्यान से,
डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी रीजन में लगाई थी भैया, टी रीजन में लगाई थी, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, के, और इधर था वैक्यूम, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1, तो डी, इसका कैपेसिटेंस क्या बन के आया था बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। इसको ऐसे बोल सकते हो कि डी माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी बाय के, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, यस सर बोल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत। इसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डी माइनस टी रीजन में तो 1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और टी रीजन में के है। देख लो जरा, डी माइनस टी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 1, और टी में कितना है, के। ध्यान से देख लो, डी माइनस टी रीजन में मतलब बाकी का रीजन, टी को छोड़ के बाकी का रीजन, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 1, वैक्यूम है, और टी वाले रीजन में के है। अगर मैं मान लूं इसमें सीरीज में डाइलेक्ट्रिक लगा दूं, ठीक है ना, सीरीज में डाइलेक्ट्रिक लगा दूं कि इसमें से D1 रीजन में और D2 रीजन में ये सीरीज में डाइलेक्ट्रिक लगा दिए, दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक लगा दूं, एक में K1 लगा दूं, एक में K2 लगा दूं, D1 रीजन में K1, D2 रीजन में K2, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय, देखो D माइनस टी रीजन में क्या था, 1, और T रीजन में K था, तो यहां पे क्या है, D1 रीजन में K1 है और D2 रीजन में K2 है, खत्म, आंसर आ गया। D1 रीजन में कितना है, K1, D2 रीजन में K2, सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा हो गया। D माइनस टी में कितना है, 1, और T में कितना है, K, T बाई K, और D माइनस टी के नीचे 1। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है। अगर मान लो ऐसा नहीं करना, 3 कर देने हैं, K1, K2, K3, है ना, D1, D2, D3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है भैया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है भैया, एक के बाद एक के बाद एक लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसके क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 बाय K1, D2 बाय K2 और D3 बाय K3। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक और मेथड है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक और मेथड है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए ये देखो, ये स्पेशल तरीका मैंने आपको बताया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, एक के बाद एक डाइलेक्ट्रिक यहां पे लगे हुए हैं, ठीक है ना, एक के बाद एक डाइलेक्ट्रिक यहां पे लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से हमने कैपेसिटेंस यहां पे निकाल दिया है, ठीक है ना। ए एप्सिलॉन नॉट D1 बाय K1, D2 बाय K2, ए एप्सिलॉन नॉट D1 बाय K1, D2 बाय K2, D3 बाय K3, ठीक है ना। सीधा सीधा हमने यहां पे लिख दिया इसकी मदद से, ठीक है ना, इसकी मदद से हमने ये लिखा है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने K की वैल्यू यहां पे 1 दी है ताकि ये पता चले कि ये 1 है, ठीक है ना। D माइनस टी के नीचे क्या है, 1, और T के नीचे K है, तो जो भी जिस जगह का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, D1 का क्या है, K1, तो उसके नीचे आ जाएगा, D2 क्या है K2, वो उसके नीचे आ जाएगा। सिमिलरली ये बन जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक और तरीका है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है जी। चलो बाकी चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क के लिए बिना पेन उठाओ क्वेश्चन, ये देखा था हमने, डी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा होता, ए बी सी का गिवन था, क्या शॉर्टकट बताया था बेटा मैंने, C1 V1, C2 V2, C3 V3। पिछली क्लास में शॉर्टकट बताया था, जो लोगों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी तो इसका शॉर्टकट याद करो। जंक्शन पॉइंट का अगर पोटेंशियल निकालना होता है तो C1 V1, C2 V2, C3 V3, बस खत्म कर दो। इसका पोटेंशियल देखो 20 × 6 कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और इसको 3 मान लो भाई। 1, 20 और 6, 20, सॉरी C1 कितना है 6 और पोटेंशियल है 20, 6 × 20। C2 कितना है 4, पोटेंशियल कितना है 10, पोटेंशियल कितना है 10। C3 कितना है, C3 कितना है 2, पोटेंशियल कितना है 6, पोटेंशियल कितना है 6। याद में आ रही है, C1 C2 C3, ठीक है ना। V1 V2 V3, इसको बोल दो V1, इसको बोला है V2, और इसको बोला है क्या, V3। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। V1 V2 V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, 6 4 2,
6 4 2, खत्म खत्म भैया। अब देख लो यहां पे क्या बनेगा, ये 120, ये 40, ये 12 और नीचे भी 12, तो 172 बाय 12, ठीक है ना। 4 के टेबल पे जा रहे हैं, ये 4 4 3, 43/3, 43/3 यानी कि 14.33 वोल्ट आ जाएगा। 14.33 वोल्ट इसका आंसर होगा, 14.33 वोल्ट्स, ये इसका आंसर मिलेगा भाई। क्लियर है जी, ठीक है जी। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो, बड़ा आसान सवाल है। उसके बाद एक और होमवर्क था, इन द गिवन सर्किट इफ पॉइंट सी इज कनेक्टेड टू अर्थ, गिवन सर्किट में पॉइंट सी कनेक्टेड टू अर्थ है, तो सी पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया और ए पॉइंट का पोटेंशियल 2000 है, ए पॉइंट का पोटेंशियल 2000 है। तो आपसे बी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया था, इसका पूछा गया था बेटा। तो सबसे पहले इधर देखो, मैं वही शॉर्टकट लगाऊंगा लेकिन उससे पहले इधर देखो, ये दोनों सीरीज में इक्वल कैपेसिटर्स होते हैं तो C/N हो जाता है बेटा। तो 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया। ये 5 और 10 पैरेलल में, ये 5 और 10 पैरेलल में, 5 और 10 कितना हो गया, 15, 5 और 10 कितना हो गया, 15। यानी कि अब मैं इस डायग्राम को ऐसे बना लेता हूं, देखना जरा, ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 15 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। सी पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, इसका 2000 है, इसका पता करना है। तो भैया इसको मान लो V1, इसको मान लो V2, इसको मान लो C1 और इसको मान लो C2, और बी पॉइंट का पोटेंशियल जंक्शन का निकालना है। इसमें 2 हैं बस, इसमें 2 हैं, ठीक है ना। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या बनेगा, C1V1, कल बताया भी था इसका शॉर्टकट, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसमें 2 हैं बस, बीच का पोटेंशियल निकालना है, उसमें 3 थे, उसमें 3 थे तो C3V3 भी आ गया, इसमें 2 हैं, ठीक है ना। 2 पोटेंशियल्स गिवन है, बीच का पूछा हुआ है, तो बस फॉर्मूला तो वही है, इनका मिला के मैंने 15 कर दिया, इससे क्वेश्चन आसान हो गया। अब C1 देखो 5 और V1 कितना है, 2000, ठीक है ना। तो 5 बैठ जाते हैं और यहां पे कितना है, 2000। C2 कितना है, 15 और V2 कितना है, 0, और नीचे आएगा 5 + 15, नीचे आएगा 5 + 15। देखो भाई जरा, ठीक है ना, इधर कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन, ये 10,000, ठीक है ना, बाय 20, 10,000 बाय 20 तो 1000/2 यानी कि 500 आ जाएगा बेटा, 500 वोल्ट आ जाएगा। दिस इज 500 वोल्ट, दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर होगा भाई, ये हमारा आंसर होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। होमवर्क कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लेक्चर को देखने के लिए, धन्यवाद आपका तहे दिल से। अगले लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी देखेंगे। जिन्होंने ये लेक्चर देखा है तो आप अपना डाइलेक्ट्रिक कंप्लीट करने के लिए अगले लेक्चर को जरूर देखिएगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखिएगा, और देखिएगा किसको, जो हमने बात की है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की देखेंगे कि वो कैपेसिटर्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है। सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब खैर, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं, बाय 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 बाय। जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं।